हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का एक विस्तार पूर्वक जो वर्णन होगा, मतलब वो हम पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। और दूसरा, इस आरटीआई के आने के पीछे एक बैकग्राउंड है। इस आरटीआई के आने के पीछे एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड क्या था, इस चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो ये आरटीआई नामक कंसेप्ट है, सर्वप्रथम जो आपका ये आरटीआई नामक जो कंसेप्ट है, यह स्वीडन के अंदर आया था। कहाँ पे आया था ये आया था स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर आया था और कब आ गया था? 1766 में ही स्वीडन ने अपनी जो नागरिक थी उनको इन्फॉर्म करके उनको एम्पावर करने की पहल शुरू कर दी थी। स्वीडन के अंदर जब आरटीआई आया, उसके बाद में वहाँ पर आरटीआई के प्रभाव को देखकर कि भाई कैसे इसमें सिटीजन एम्पावर हो रहा था, और जो सरकारी तंत्र था, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा था, आपका सिटीजन था वो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, इन्फॉर्मेशन लेकर वो एम्पावर हो रहा था। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी, मतलब गवर्नमेंट का जो तंत्र था, आपका सिस्टम था आपका, वो भी मतलब एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो रहा था, जिससे गवर्नेंस जो था उसकी परिभाषा में स्वीडन में एक बदलाव देखा। अब स्वीडन के अंदर बदलाव होता है तो उसके बाद के अंदर धीरे धीरे अन्य देशों के द्वारा भी, यूएसए वगैरह के द्वारा भी आरटीआई को अपनाया गया। कि भारत में भी ऐसा नहीं है कि भाई सीधा 2005 में ही आरटीआई नामक अधिनियम था वो अस्तित्व में आ गया। ये सीधा अस्तित्व में नहीं आया था, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था और तब जाकर और आरटीआई जो एक्ट था वो अस्तित्व में आया था। तो सर्वप्रथम होता क्या है, 1994, कौन सा 1994 ईयर के अंदर क्या होता है, एक आपका मजदूर किसान शांति संगठन होता है। 1994 में कौन सा संगठन होता है? मजदूर हो गया, किसान शांति संगठन, मजदूर किसान शांति जो संगठन होता है, इसके द्वारा मतलब सर्वप्रथम आरटीआई के संबंध के अंदर मांग को उठा, मतलब ये सर्वप्रथम आरटीआई को लेकर मांग उठाता है 1994 के अंदर आरटीआई के विकास को लेकर। इसके बाद में तो आरटीआई के विकास को लेकर एक मुहिम सी चल पड़ी, के विकास को लेकर एक मुहिम सी चल पड़ी। और होता क्या है फिर 1994 के बाद में 1996 आता है। तो 1996 में क्या होता है, प्रथम बार हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम एक आरटीआई का जो ड्राफ्ट होता है ना, वह तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो आरटीआई का जो ड्राफ्ट है जनता के लेवल पे ही होता है, और ये 1996 के अंदर सर्वप्रथम तैयार हो जाता है। अब ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में ये आंदोलन और ज़्यादा अपना मतलब गति पकड़ता है, और होता क्या है 1997 आता है। 1997 आता है, और तमिलनाडु जो गवर्नमेंट होती है ना, वह भारत के अंदर पहली गवर्नमेंट बन जाती है जो अपने सिटीजन को एम्पावर करने के लिए अपने जो सरकारी तंत्र है उसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए सर्वप्रथम आरटीआई एक्ट को लागू करती है, ताकि गुड गवर्नेंस की अवधारणा को साकार किया जा सके। फिर होता क्या है, अंत के अंदर हम देखते हैं कौन सा ईयर आता है, 2005 आता है आपका, 2015 आता है, और इसमें भी आता है आपका 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट जो होता है वो लीगल स्टेटस के रूप में आरटीआई एक्ट अपना अस्तित्व में आ जाता है। इसीलिए जो 12 अक्टूबर है ना, उसको मतलब सूचना दिवस के रूप में, मतलब इंडिया लेवल के ऊपर यदि हम देखें, यह लेवल के ऊपर यदि हम देखें तो 12 अक्टूबर जिस दिन हमारा आरटीआई एक्ट लागू हुआ था, उसे सूचना दिवस के रूप में या डे के रूप के अंदर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आरटीआई को यदि एक वन वर्ड के अंदर देखें, आरटीआई को यदि मैं एक वन वर्ड में देखूं तो ये क्या करता है, अपना जो सिटीजन है, आरटीआई जो होता है ना, वह अपने सिटीजन को क्या करता है, सिटीजन को एम्पावर करता है। और एम्पावर भी कैसे करता है, बहुत ही कम कीमत पर
कम कीमत के ऊपर करता है, एट ए वेरी लो कॉस्ट के ऊपर करता है, तथा सिटीजन को तो क्या कर रहा है, बहुत कम कीमत के ऊपर एम्पावर कर रहा है। और इसके अलावा जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी होती है, इसके अलावा जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी होती है ना, उसको क्या करता है, वह अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है। कैसी बना रहा है, तो वन वर्ड के अंदर ये सिटीजन को एम्पावर करता है। एम्पावर भी बहुत कम कीमतों पे करता है, क्योंकि आरटीआई के अंदर जो शुल्क देना होता है वह ना के बराबर होता है। बीपीएल वगैरह तो इसमें फ्री ही है। और इसके अलावा जो हमारा सरकारी तंत्र है उसमें भी वह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है, प्लस भ्रष्टाचार को भी ये कम करता है। कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, हमारा जो सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार के मेन यदि मैं ऑब्जेक्टिव देखूं, इसका मेन यदि हम ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें देखने को मिलेगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसके मोटे मोटे हम 4 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि इसका मतलब इसके सेंटर में कौन है, इसके सेंटर में सिटीजन है, तो ये सिटीजन को क्या कर रहा है, सिटीजन को सूचना दे रहा है। और सूचना देकर वह अपने सिटीजन को कैसा कर रहा है, उसको एम्पावर कर रहा है इंफॉर्मेशन के तर्ज पर। दूसरा ये क्या करता है, सेकंड ये करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसे क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल कर रहा है, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल कर रहा है। और तीसरा क्या हो रहा है, ये तीसरा हो रहा है कि जो करप्शन है डिपार्टमेंट्स में, जो आपका भ्रष्टाचार है डिपार्टमेंट में, या जो भ्रष्टाचार है उसे मिटा रहा है। अंत में मैं एक शब्द के अंदर बोलना चाहूँ तो आरटीआई जो है ना, वो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को रियल सेंस के अंदर, इस डेमोक्रेसी को वह रियल सेंस के अंतर्गत क्या बनाना चाह रही है, जनता के प्रति वफादार बनाना चाह रही है, ताकि डेमोक्रेसी का जो रियल थीम है, रियल थीम बोले तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल को साकार किया जा सके। तो इस प्रकार हमने देख ली है कि आरटीआई की हमने मोटी मोटी एक तस्वीर जो थी, मतलब इसका जो बैकग्राउंड था वो हमने देख लिया। अब जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसे हम थोड़ा सा विस्तार में देखकर करने की कोशिश करेंगे। आरटीआई 2005 है। आरटीआई के तहत होता क्या है कि भाई इस प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक है, मतलब इसका सीधा सा कहने का अर्थ ये है कि भारत का कोई भी नागरिक, मतलब आरटीआई लेने वाला जो होता है व्यक्ति, वो कौन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रिनर को कभी भी आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, एक इंडियन सिटीजन को मिलेगी। इंडियन सिटीजन भी किसको, इसके लिए किसके एप्लीकेशन किसको देगा, तो यह इसके लिए जो एप्लीकेशन होता है ना वो देगा पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे ये सूचना चाहिए है, तो सिटीजन को पब्लिक अथॉरिटी जो होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर उसको सूचना उपलब्ध करानी होगी। और यदि वो उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके रिजेक्शन का उसको ग्राउंड भी देना होता है। इवन सिटीजन के पास में भी आगे अपील करने का अधिकार होता है कि भाई मुझे ये सूचना नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, इसके लिए वो अपनी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कर सकता है। अब सूचना 30 दिन में देनी होती है, लेकिन ऐसी कोई सूचना जो मांग रहा है उसके लिए मांग रहा है उसके जीवन व स्वतंत्रता से, लाइफ और लिबर्टी से यदि कोई मामला जुड़ा हुआ है तो उसको 48 आवर्स के अंदर, से तो 48 आवर के अंदर वो सूचना उसको उपलब्ध करानी होगी। अब आरटीआई एक्ट 2005 के प्रमुख
अब आरटीआई एक्ट 2005 के प्रमुख घटक जिनके आसपास ये पूरा का पूरा जो एक्ट घूमता है, या फिर बोले तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आने वाली कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत जो भी परिभाषाएं दी गई है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत दी गई हैं। सेक्शन 2 के अंतर्गत ये परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें सर्वप्रथम एक परिभाषा हमने को देखने को मिलती है और वो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार जो होती है, तो इसमें कौन है, मतलब कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूप में हम एक तो सेंटर को, केंद्र सरकार को मानते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रूप में, या राज्य सरकार को मानते हैं, मतलब सेंटर गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कोई वित्त पोषित संस्थान है तो वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ही आएंगे। आरटीआई के अंतर्गत रोल देखें तो क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे सूचना आयोग हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो सीआईसी होता है और एक एसआईसी होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। तो ये इस एप्रोप्रिएट रिपोर्ट किससे मांगेंगे, ये रिपोर्ट मांगेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मांगेंगे। इसके अलावा जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वह आरटीआई के प्रचार प्रसार के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाती है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है ना, जो सूचना आयोग है इससे रिपोर्ट लेता है, वो तो सेक्शन 25 के तहत रिपोर्ट लेता है। सूचना आयोग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से सेक्शन 25 के तहत रिपोर्ट लेता है। वहीं ये जो प्रोग्राम वगैरह चलाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आरटीआई को प्रचार प्रसार के लिए, तो वह सेक्शन 26 के तहत चलाया जाता है। इसके अलावा जो आरटीआई एक्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सेक्शन 27 में चलाए जाते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा यदि आपसे कोई पूछे कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, समुचित सरकार क्या है, तो समुचित सरकार के अंदर केंद्र सरकार आ सकता है, राज्य सरकार आ सकती है, या फिर केंद्र व राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से कंप्लीटली या आंशिक रूप से पार्शियली कोई वित्त पोषित संस्थान है वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आते हैं। अब कुल मिला के इस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है आरटीआई के अंदर, तो इसका एक रोल तो होता है भाई कि सीआईसी जो रिपोर्ट मांगेगा या एसआईसी जो रिपोर्ट मांगेगा वो है इस गवर्नमेंट से ही मांगेगा, ना कि वो गवर्नमेंट से मांगेगा। ये है सेक्शन 25 है। इसके अलावा यदि आरटीआई प्रोग्राम को प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। वहीं इस आरटीआई के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की, सूचना के अधिकार की, तो ये खुद जो सूचना का अधिकार है वो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 2 सूचना का अधिकार जो है वह आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2I के अंतर्गत दिया हुआ है। तो सूचना का अधिकार के तहत क्या क्या किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहला तो होता है कि कोई भी कार्य हो या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई रिकॉर्ड है, इसका इंस्पेक्शन कर सकता है। किसका इंस्पेक्शन करेगा, वर्क का करेगा, या कोई काम चल रहा है या कोई दस्तावेज है या कोई रिकॉर्ड है, इंस्पेक्शन कर लेगा। पहला इसका काम ये हो गया। दूसरा ये क्या करता है कि भाई ये कोई मतलब सर्टिफाइड कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो रिकॉर्ड वगैरह होती हैं उनका सर्टिफाइड कॉपी भी सूचना के अधिकार के तहत ले सकता है। मतलब पहला तो इसमें क्या आ गया कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है दस्तावेजों का, रिकॉर्ड का, वर्क का। दूसरा इस राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकता है एक निश्चित फीस देकर। तीसरा क्या होता है, जैसे कोई काम चल रहा होता है, कोई काम चल रहा है, जैसे मान लो कोई पुल बन रहा है, तो उस पुल के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका वह सर्टिफाइड सैंपल भी इस आरटीआई के तहत ले सकता है। और ये जो सूचनाएं ये प्राप्त करेगा या तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त कर सकता है या भौतिक यानी प्रिंट आउट भी उसका ले सकता है। तो कुल मिला के राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसकी डेफिनेशन आरटीआई एक्ट के धारा 2 के सब क्लोज आई के अंदर दी हुई है। तो इसमें पहला वर्क करेगा वो इंस्पेक्शन का करेगा। किसका इंस्पेक्शन करेगा, वह है
दस्तावेज का करेगा, रिकॉर्ड का करेगा और वर्क का करेगा। नंबर 2 के अंदर ये क्या करता है, सर्टिफाइड कॉपी लेता है। किस चीज़ की सर्टिफाइड कॉपी लेता है, ये डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी लेता है। तीसरे में ये सर्टिफाइड सैंपल्स लेता है जिस मटेरियल से वो काम हो रहा है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि ये जो भी ले रहा है, चाहे ये इंस्पेक्शन कर रहा है या सर्टिफाइड कॉपी ले रहा है, इन सब चीज़ों को या तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर ले सकता है या फिर आपका प्रिंट आउट के रूप के अंदर इनको प्राप्त कर सकता है। अब आगे चल के हमें एक परिभाषा के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी का शब्द और दिखाई देता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। तो ये सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, बेसिकली क्या होता है कि यह उस संस्था के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे हम देखते हैं कि भाई लोकसभा होती है, तो लोकसभा के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई कौन है, मतलब इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है लोकसभा का, वो स्पीकर होते हैं। इसके अलावा विधानसभा के अंदर भी स्पीकर महोदय होते हैं और यूटीज की जो विधानसभा होती है वहाँ भी स्पीकर महोदय ही होते हैं। इसके अलावा यदि राज्यसभा और विधान परिषद है तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में कौन होता है, चेयरमैन होता है। मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर हम लोकसभा, विधानसभा हो गई, विधानसभा हो गई, राज्यसभा और आपकी विधान परिषद हो गई। तो लोकसभा में स्पीकर हो गया, विधानसभा में स्पीकर हो गया और यूटीज़ में भी विधानसभा ही होती है, वहाँ भी स्पीकर हो गया। इसके अलावा राज्यसभा में और विधान परिषद के अंतर्गत चेयरमैन जो होगी वह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। इसके अलावा यदि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में देखें कि भाई यहाँ बताइए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध के अंदर तो सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और हाई कोर्ट के संबंध में चीफ जस्टिस हो गया, सीजे हो गया। के अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर महोदय हो जाएंगे। और एक यदि कोई ऐसे प्रशासक जिनको आर्टिकल 239, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 239 के तहत को अपॉइंट किया जाता है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमें सेक्शन 2I के तहत देख चुके थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि सूचना, इन्फॉर्मेशन, जिसके पूरे आगे पीछे ये एक्ट जो है अपना घूमता है, इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा आपका धारा 2 का सब क्लोज F आएगा। तो इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्या है, ये अपने आप में एक वाइड डेफिनेशन है। इन्फॉर्मेशन में, सूचना में हम कोई रिकॉर्ड ले सकते हैं, कोई दस्तावेज ले सकते हैं, हम कोई मेमो ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं, हम कोई ओपिनियन, एडवाइस या कोई प्रेस नोट निकला है या कोई सर्कुलर है या कोई ऑर्डर है, के अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर्स हैं, सैंपल्स हैं, एनीथिंग एल्स, मॉडल, डेटा मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई मतलब कुल मिला के इन्फॉर्मेशन के रूप में हम देख सकते हैं रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ओपिनियन, कुछ भी हो सकते हैं। अब इन डेटाज को कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी होगी जिसके अंदर वो डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होगी जिसके अंदर वो डिपार्टमेंट चल रहा है, उन्हें इन सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में इनको स्टोर रखना पड़ेगा, ताकि जब भी सूचनाओं की आवश्यकता पड़े तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वह उपलब्ध कराई जा सके। अब जो एक सिटीजन होता है वो सेक्शन 6 धारा 6 का जो सब क्लोज 1 है, धारा 6 का जो सब क्लोज 1 है उसके तहत आरटीआई के लिए वह आवेदन करेगा, एक एप्लीकेशन देगा। ये जो एप्लीकेशन होगी वो रिटन मोड में भी आप दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इवन आप इसको हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी ये एप्लीकेशन को आप मूव करा सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन आपने दे दी 6(1) के तहत किसको देंगे, अपन देंगे किसको कि भाई जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं हम कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा। तो इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को हम आरटीआई की जो एप्लीकेशन होती है वह धारा 6 के सब क्लोज 1 के तहत या आरटीआई की एप्लीकेशन इसको दे देते हैं।
अब जब इसके पास में आरटीआई के तहत ये जो एप्लीकेशन प्राप्त हो गई, अब इसको एप्लीकेशन प्राप्त हो गई तो इस व्यक्ति को, इस पीआईओ को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 30 डेज़ के अंदर इसका डिस्पोजल करना होगा। यदि मामला किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से है, यदि वह लाइफ और लिबर्टी से है तो उसे 48 आवर्स के अंदर इसका डिस्पोजल करना होगा, अन्यथा 30 दिन के अंतर्गत तो उसको ये सूचना उपलब्ध करानी ही होगी। यदि सूचना व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो 40 आवर्स के अंदर इसको उपलब्ध कराना होगा। मतलब कुल मिला के 6(1) के तहत, क्लोज 1 के तहत तो वह आरटीआई के तहत आवेदन करेगा, रिटर्न में करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दे सकता है, हिंदी इंग्लिश के अंदर दे सकता है, जो भी उसको सूटेबल हो उस रीजनल लैंग्वेज में दे सकता है। अब जब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये आवेदन प्राप्त होता है तो उसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 डेज़ में इसका डिस्पोजल करना होता है। और यदि यह सूचना किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित होगी तो हमें इसको 48 आवर्स के अंदर अंदर इसका डिस्पोजल करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि भाई एप्लीकेशन तो देना था हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, एप्लीकेशन तो मुझे देना था भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में देना था, लेकिन गलती से वह मेरी जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मेरी एप्लीकेशन चली गई। जब ये ऐसी एप्लीकेशन चली गई तो आर्टिकल आरटीआई एक्ट की धारा 6 के सब क्लोज 3, धारा 6 के सब क्लोज 3 के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट का यह मतलब फर्ज बनता है कि वह इस आरटीआई को सही डिपार्टमेंट में 5 दिन के भीतर, मतलब इसको सही डिपार्टमेंट के अंदर 5 डेज़ के भीतर भेजना होगा ताकि इसका डिस्पोजल हो सके। मात्र 5 दिन के अंदर उसे संबंधित विभाग के अंदर भिजवा देना होगा। अब आरटीआई के तहत एक सिटीजन ने क्या किया, सिटीजन ने 6 के सब क्लोज 1 के तहत आवेदन किया। आवेदन करके वह सूचना लेना चाह रहा था। तो अब जिस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उसके पास में यदि एप्लीकेशन आती है तो वह एप्लीकेशन को या तो मतलब उसका डिस्पोजल करेगा, डिस्पोजल करना होता है उसको। तो डिस्पोजल जब वह करेगा तो इस डिस्पोजल के अंतर्गत क्या होता है, कई बार वह सूचना देने से इनकार भी कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। यदि वह सूचना नहीं भी दे रहा होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यदि सूचना नहीं भी दे रहा होता है तो उसे वह रिजेक्शन का ग्राउंड बताना होगा कि भाई आपने क्यों रिजेक्ट किया है, क्या कारण था कि जिसके कारण आप ये सूचना नहीं दे पाए। या फिर उसमें ये भी उसको बताना होगा कि भाई आप उसके बाद में ये बताएंगे कि भाई कितने समय में वह अपील कर सकता है, कि भाई आपके पास में इतने दिन हैं जहाँ पर आप इसकी फर्स्ट अपील कर सकते हो और किस अपील अथॉरिटी को करोगे ये भी हम इसे रिजेक्शन के दौरान बताएंगे। मतलब कुल मिला के आरटीआई के धारा 7 के सब क्लोज 8 के अंतर्गत हमें यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा कोई सूचना देने से इनकार किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है तो उसे रिजेक्शन का कारण बताना होगा, उसे मतलब कितने समय में अपील कर सकता है आगे ये बताना होगा, और किस पब्लिक अथॉरिटी के यहाँ, अपील अथॉरिटी के यहाँ वो अपील करेगा, ये सारी सूचना रिजेक्शन के साथ उसको देनी होगी। अब आरटीआई के तहत ठीक है सिटीजन को इन्फॉर्म किया गया है, उसको एम्पावर किया गया है, लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है उस पे कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध होते हैं। उस युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भाई आरटीआई एक्ट जो है ना, इसकी आरटीआई एक्ट की जो क्या है, एक तो हम देखेंगे कि आरटीआई एक्ट का है सेक्शन 8, कौन सा है, सेक्शन 8 है, और एक है सेक्शन 24। तो जो सेक्शन 8 है और 24 है, यहाँ पर मतलब वो बताया गया है कि ऐसी कुछ सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको नहीं दिया जा सकता है। तो ये कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं में सेक्शन 8 के अंदर और सेक्शन 24 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन जो 8 है उसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि भाई पहले नंबर पे आता है, क्या आता है पहले नंबर पर, कि ऐसी कोई भी सूचना
भी सूचना जो देश की एकता को, अखंडता को, सुरक्षा को, संप्रभुता को क्या करे, खतरे में डाले। मतलब मैंने कोई ऐसी सूचना दे दी जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ही खतरा पैदा हो गया, ऐसी सूचना नहीं देंगे। ऐसा कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, सामरिक संबंध है विदेशों के साथ में, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को प्रभावित करती हैं, ऐसी सूचना भी हम नहीं देंगे। और बायलैटरल रिलेशंस को प्रभावित करे ऐसी सूचनाएं भी हम नहीं देंगे। मतलब कुल मिला के पे तो वो सूचनाएं आ गई जो हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित करे, हमारे जो सामरिक संबंध है उनको प्रभावित करे, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को प्रभावित करे, ऐसी सूचना नहीं देंगे। दूसरी, ऐसी कोई भी सूचना नहीं देंगे जिससे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, क्या हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, न्यायालय की अवहेलना हो, ऐसी कोई सूचना नहीं देंगे। इसके अलावा ऐसी कोई भी सूचना जिनसे हमारा जो लेजिस्लेटिव तंत्र है, संसद और विधानसभा, उनके विशेषाधिकारों का हनन हो, उनके प्रिविलेज राइट्स खतरे में पड़े, ऐसी सूचना नहीं देंगे। इसके अलावा आईपीआर या ट्रेड रिलेटेड जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज होते हैं उनकी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी आरटीआई के तहत। एक होते हैं कुछ सूचनाएं मतलब कि किसी व्यक्ति ने विश्वास के कारण प्राप्त करी हैं, तो उन सूचनाओं को भी आरटीआई के तहत फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को रखने के लिए ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो फॉरेन गवर्नमेंट से यदि मुझे कोई गोपनीय सूचना मिली है तो वो भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। और या फिर ऐसी कोई सूचना जिसे हम प्रकट कर देंगे तो व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसी सूचना भी हम नहीं देंगे। इसके अलावा हम ऐसी कोई सूचना भी नहीं देंगे जिससे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन प्रभावित हो। यदि रहा है उस दौरान भी आरटीआई के तहत कुछ भी मतलब जो उपलब्ध सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट जो मीटिंग्स होती हैं उनके कुछ पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। और किसी व्यक्ति की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो कुल मिला के हम देखें तो सेक्शन जो 8 है उसमें हमें 10 जो सूचनाएं हैं, मतलब एक प्रकार से 10 पॉइंट हैं, वो सूचना हम उपलब्ध नहीं करा सकते। तो पहली सूचना तो क्या हो गई, इसके अंतर्गत हम देखें तो पहली सूचना के अंतर्गत तो इसके अंदर आ गया कि भाई ऐसी कोई सूचना जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता प्रभावित हो और हमारे जो वैज्ञानिक और आर्थिक हित प्रभावित हो और सामरिक रिश्तों को प्रभावित करे। दूसरे में आ जाएगी कि ऐसी कोई सूचना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, वो उपलब्ध नहीं कराएंगे। संसद और विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन हो, वो नहीं। पीआर और कमर्शियल कॉन्फिडेंस के जो इश्यू होंगे वो उपलब्ध नहीं कराएंगे। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाली सूचनाएं हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे। और इसके अलावा यदि हम देखें तो फॉरेन गवर्नमेंट से हमने कोई गोपनीय सूचना प्राप्त करी है वो भी हम नहीं देंगे। और ऐसी कोई सूचना जिससे किसी व्यक्ति का जीवन ही खतरे में पड़ जाए, सूचना भी हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसके अलावा कुछ सूचनाएं जो मतलब जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, उस दौरान भी नहीं उपलब्ध कराएंगे। इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग्स के कैबिनेट पेपर उपलब्ध नहीं कराएंगे और किसी व्यक्ति की निजी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो इस प्रकार सेक्शन 8 के तहत हम 10 पॉइंट वाली जो होंगी वो आरटीआई के तहत सिटीजन को नहीं देंगे। मतलब ये रिजेक्शन करते हैं तो रिजेक्शन का एक कारण जो होगा वो ये भी हो सकता है। अब सेक्शन 8 के बाद में हमारे पास में आरटीआई का सेक्शन 24 और आता है। 24 भी जो होता है ये बताता है कि भाई ये सूचनाएं जो होंगी वो सूचना के अधिकार के तहत हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे। तो इसमें जो भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी के रिलेटेड और इंटेलिजेंस यानी सुरक्षा और आसूचना से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, अडिंग जो सूचनाएं होती हैं वो हम नहीं उपलब्ध करवाएंगे, ताकि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मेंटेन करके रखा जा सके। अब आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक आती है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन।
थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आती है, और ये अभी RS मेंस 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का है वो RTI की धारा 11 के अंदर इसके संबंध में बताया गया है। थर्ड पार्टी होता कौन है? एक ऐसा पर्सन होता है जो सिटीजन के अलावा होता है और ये पब्लिक अथॉरिटी से किसी के संबंध में सूचनाएं मांगता है। मतलब एक सिटीजन के अतिरिक्त जो पर्सन होता है और वो यदि पब्लिक अथॉरिटी से कोई सूचना मांगे तो उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। यदि हम इसका एक उदाहरण देखें कि भाई कोई पत्नी है और वह है अपने पति, कोई पत्नी है और वो अपने पति के डिपार्टमेंट से पूछती है कि भाई मेरे पति की सैलरी कितनी है, मेरे पति का इंसेंटिव कितना लगा, इस बार उसका बोनस कितना आया, ये सब यदि मांगती है तो वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होती है। इस थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन को के अंदर क्या होता है कि 5 दिन के अंदर तो नोटिस दिया जाता है। मतलब इसके अंदर जो पति होता है उसको 5 दिन के अंदर नोटिस दे दिया जाता है। में उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि उसकी सूचना देनी है या नहीं देनी। मतलब उस व्यक्ति से हम पूछेंगे कि भाई आपके संबंध में सूचना देनी है या नहीं देनी, और ऐसा करके हम उसको 5 दिन में एक नोटिस टिका देंगे। अब इस पति को क्या होता है, इस नोटिस का रिप्लाई 10 डेज़ के अंदर करना होता है, और इसके अंतर्गत वो सूचना देने के लिए यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। फिर क्या होता है, ऐसी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आती है, उसको 40 डेज़ में डिस्पोजल करना होता है। अब इसके अंदर जो 40 डेज़ के अंदर डिस्पोजल किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो इस व्यक्ति के द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तो कुल मिला के थर्ड पार्टी के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें 5 दिन में तो नोटिस दिया जाता है, और उसमें पूछा जाता है कि भाई आपके संबंध में सूचना मांगी गई है, क्या हम दें या नहीं दें। उसके बाद में उसको रिप्लाई देना होता है 10 दिन में, संबंध में ये सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और एंड ऑफ द जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, PIO होता है उस डिपार्टमेंट का, उसको 40 डेज़ के अंदर उस सूचना का डिस्पोजल करना होता है। नियम के तहत जो अंतिम मतलब जो सेकंड अपील होती है वो या तो CIC के यहाँ पर की जाती है या SIC के आधार पर की जाती है। मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग हो गया। अब इनके संबंध के अंदर मतलब कुछ धाराएं हैं, धाराओं को हम 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 12 से लेके और 17 तक की जो धाराएं हैं वो CIC SIC के रिगार्डिंग है। और SIC के संबंध में हम देखेंगे कि धारा 12 है, एक धारा 13 है और एक धारा 14 है। इधर हम देखेंगे धारा 15 हो गई, 16 हो गई और 17 हो गई। तो इसमें जो 12 और 15 है, तो 12 और 15 के अंदर तो क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट है CIC और SIC का। किसका है? CIC और SIC जो है उनका अपॉइंटमेंट है। वहीं 13 और 16 के अंदर क्या है कि भाई इनकी क्या क्या सेवा शर्तें रहेंगी, इनको शपथ कौन दिलाएगा है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। वहीं 14 और 17 के अंतर है, इनका जो होता है ना, पद कैसे रिक्त किया जाएगा में बताया गया है। तो कुल मिला के ये जो सेक्शंस हैं ये एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि धारा 12 कौन सी धारा 12 है और धारा 15 है। तो धारा 12 में क्या होता है, सबसे पहले होता है भाई CIC। तो CIC अकेला नहीं होता है, एक तो CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और IC होते हैं। IC जो होते हैं, सूचना आयुक्त जो होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब क्या होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है ना, CIC हो चाहे IC हो, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ने ही किसी का नाम ले दिया और वही CIC और IC बन गए, नहीं। राष्ट्रपति महोदय जब किसी व्यक्ति को CIC या IC के रूप में नियुक्त करते हैं तो वो एक समिति की सिफारिश लेते हैं, और ये समिति किस किस के द्वारा बनी हुई होती है? इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, किसमें लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये सब तीनों मिलकर मतलब प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता लोकसभा के और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये समिति ये, और इन्हीं सिफारिशों के ग्राउंड पे फिर राष्ट्रपति महोदय CIC और IC की नियुक्ति करते हैं। वहीं यदि हम सेक्शन 15 में देखें तो यही कहानी है अपनी किसकी, इसमें SIC होता है और IC होते हैं। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन
कमिश्नर होता है और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ये भी 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब स्टेट की बात हो रही है तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? स्टेट की जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन राज्यपाल जो महोदय हैं वो भी स्वयं से कि नहीं करेंगे, वो भी एक समिति की सिफारिश लेंगे। तो इस समिति में कौन होगा? इस समिति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। तो ये जो देंगे, इन सलाह के आधार पर राज्यपाल महोदय जो होंगे वो एसआईसी और आईसी की नियुक्ति करते हैं। बाद में हम देखते हैं धारा 13 और 16 का रिलेशन देखते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली सेवा शर्तें आपकी आ रही हैं। सेवा शर्तों के अंदर क्या होता है कि भाई चाहे सीआईसी हो या आईसी हो, तो वो उनका जो मतलब इस सेवा काल क्या रहेगा, या तो 5 ईयर रहेगा या 65 ईयर होगा। मतलब कि या तो वो 5 साल के लिए निकालेंगे या फिर 65 साल के हो जाएंगे। तो इनमें से दोनों में जो भी पहला होगा वह उसके साथ ही पद से रिक्त समझा जाएगा। इसके अलावा जो सीआईसी होता है ना, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है कि भाई पिछली बार सीआईसी थे अब पुनः सीआईसी चुने गए, नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। इनको शपथ, पद की शपथ जो होता है ना, पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पद और गोपनीयता की शपथ जो सीआईसी सेंटर में है तो यहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी राष्ट्रपति के द्वारा सीआईसी को शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा सीआईसी को यदि लग गया कि भाई मेरा काम करने का मन नहीं है, या किसी भी कारण से पॉलिटिकल कोई कारण रहा हो या कुछ भी कारण रहा हो, तो वो अपना जो त्याग पत्र होता है वह राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। इनकी जो सैलरी होती है ना, सीआईसी की जो सैलरी होती है ना, वो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होती है, और आईसी की जो होती है वह निर्वाचन अधिकारी के अकॉर्डिंग होती है। तो कुल मिला के यदि हम देखें कि भाई सीआईसी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी राष्ट्रपति कराते हैं, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, और सीआईसी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। वहीं यदि हम एसआईसी के संबंध में देखें तो वही 5 और 65 साल है। इनका भी रीअपॉइंटमेंट जो है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका भी कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एज ए एसआईसी के रूप के अंदर है। इनकी जो शपथ होती है ना, वह किसके द्वारा दिलाई जाती है? एसआईसी की राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। वो अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। और इनकी जो सैलरी होती है ना, वह राज्य के निर्वाचन अधिकारी जितनी होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो निर्वाचन मतलब कि जो इलेक्टोरल बॉडी होती है वह 1 मेंबर वाली होती है हमारी, तो निर्वाचन अधिकारी जैसी होती है। और वहीं आईसी की जो सैलरी होती है ना, वह अपने चीफ सेक्रेटरी सीएस के बराबर इनकी सैलरी होती है। तो एसआईसी की भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एसआईसी की अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल करेगा, शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा, और त्यागपत्र भी वो अपना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। है कि भाई मतलब सीआईसी और आईसी में धारा 14 और 17 का रिलेशन। अब क्या होता है, या तो इनका मतलब कि भाई कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 साल या 65 वर्ष वाला पूरा हो जाए, और यदि वो नहीं होता है तो किन किन नो से इनके पद को रिक्त किया जा सकता है। तो यदि हम देखें कि भाई पहला तो ये होता है कि भाई राष्ट्रपति को लगे कि भाई ये इनकैपेबल हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो उस बेस पे हटा देंगे। राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि भाई ये दिवालिया है, मतलब तो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो हटा देंगे। किसी दूसरे लाभ के पद पे हैं तो हटा देंगे। यदि वह मतलब माइंड और बॉडी से साउंड नहीं है, विकृत चित्त हैं, तो हटा देंगे। और यदि किसी मामले में वो दोष सिद्ध पाए जाते हैं, इसी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो मोटे मोटे यदि हम देखें तो 5 पॉइंट हो गया। एक तो हो गया मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो गया, दूसरा दिवालिया हो घोषित हो गए, लाभ का पद हो गया, फिर वो विकृत चित्त हो गए या दोष सिद्ध हो गए। वही मतलब एसआईसी के संबंध में भी यही है। पहला तो वही मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, दिवालिया है, लाभ के पद पे है, विकृत चित्त है, और यदि किसी न्यायालय के द्वारा उनको दोष सिद्ध ठहरा दिया जाए। तो इस प्रकार हम जो सी और एसआईसी के संबंध में पढ़े तो आर्टिकल 12 से लेकर जो 17 तक हैं वो आरटीआई एक्ट के सीआईसी और आईसीआई के एसआईसी के रिगार्डिंग हैं। ये दोनों ही एक प्रकार से जो सेकंड अपील की जाती है उसकी हायर अथॉरिटीज़ के रूप में
बेटी होती हैं और ये अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह प्राप्त करेंगी, दोनों रिपोर्ट वगैरह प्राप्त करेंगी, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो प्राप्त कर पाती हैं। अब क्या होता है कि भाई आर्टिकल धारा 6 के सब क्लोज 1 के तहत जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है किसी डिपार्टमेंट का, उसको एक एप्लीकेशन आता है, आरटीआई का आवेदन आता है, एप्लीकेशन आता है जिसमें वो सूचना चाहता है। या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आ सकता है, भौतिक रूप से आ सकता है, अंग्रेजी के अंदर भी आ सकता है। अब ये इसके पास में सूचना आती है तो उसको 30 दिन के अंदर निपटारा करना होगा। और यदि वो किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो उसको 48 आवर्स के अंदर उसका डिस्पोजल करना होगा। अब क्या होता है, यदि ये डिस्पोजल नहीं कर पाता है या फिर वो रिजेक्ट कर देता है या फिर मतलब कि उसे आधी अधूरी सूचनाएं देता है या फिर उसको गलत सूचना देता है, तो इनके चलते हुए क्या करता है, वह व्यक्ति जो होता है वो प्रथम अपील करेगा। और ये जो प्रथम अपील जो होती है ना, उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को होती है। जैसे मान लो कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीआईओ से कोई सूचना मांगी, मुझे नहीं देता है तो मैं अपील करूंगी। तो अपील मैं उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सीनियर मतलब सूचना के अधिकार को देखने वाला जो सीनियर अधिकारी होगा उसको अपील करूंगी। तो उसको 30 से 45 दिन में डिस्पोजल करना होगा। तो कुल मिला के ये मोटा मोटा ये उसी डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। और उसके बाद में भी यदि मैं उसकी सूचना से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं सेकेंड अपील कर सकती हूँ। और ये सेकेंड अपील मैं CIC या ICC या SIC को करूँगी। और इस सेकेंड अपील को क्या होता है, 90 डेज़ के अंदर इसको डिस्पोजल करना होता है सेकेंड अपील को। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई मोटा मोटा हमने RTI एक्ट जो है वो पढ़ लिया है। अब इसके अंदर ये आता है कि भाई कैसे ये RTI जो एक्ट है ये काम करता है। RTI एक्ट के तहत कैसे काम करता है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, धारा 3 के तहत, मतलब धारा 3 के तहत हमें की जो बात कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सूचना पाने हेतु हम धारा 6 के सब क्लोज A के तहत हम एक एप्लीकेशन देते हैं। इस एप्लीकेशन का या तो डिस्पोजल हो जाएगा 30 डेज़ के अंदर या 48 आवर्स के अंदर, या फिर उसका रिफ्यूजल हो जाएगा। तो इस सारी कंप्लीट प्रोसेसिंग को हम एक चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मतलब हम RTI के लिए आप अप्लाई करते हैं और कैसे फिर का डिस्पोजल होता है या फिर रिफ्यूज़ल होता है। दोनों में से एक तो होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, इसके संबंध में हम एक छोटा सा चार्ट देखेंगे। है कि भाई मैंने कहा है RTI, सबसे पहले RTI की जो बात है वो कहाँ पे होती है, RTI एक्ट के अंदर। तो RTI एक्ट का जो सेक्शन 3 है वहाँ पे हम RTI की बात करते हैं। इस RTI को प्राप्त करने के लिए मैं सेक्शन 6 का जो सब क्लोज A है इसके तहत मैं RTI के लिए आवेदन करूँगी। अब आवेदन करने के बाद में मेरे पास में क्या है, में 2 रोल आ सकते हैं। या तो मेरा आवेदन होता है इसका डिस्पोजल हो जाएगा या फिर मतलब इसका रिफ्यूजल हो जाएगा या फिर रिफ्यूजल हो जाएगा। तो ये जो आवेदन किया जाता है ये किसी डिपार्टमेंट जो होता है उसके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को किया जाता है। अब डिस्पोजल के अंतर्गत तो क्या होता है भाई, डिस्पोजल के अंतर्गत तो ये होता है कि जो सूचनाएं चाहिए थी उसको हमने 30 डेज़ के अंदर उपलब्ध करवा दी, या फिर हम यदि व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो 48 आवर्स के अंदर हमने उसको उपलब्ध करा दी, या फिर हमने कह दिया कि भाई ये थर्ड पार्टी सूचना थी को उपलब्ध नहीं करा सकते, तो ऐसे करके और हमने इसका डिस्पोजल कर दिया। लेकिन यदि हम डिस्पोजल ना करके अब हम उसका रिफ्यूजल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हम इसका रिफ्यूजल कर देते हैं, तो रिफ्यूजल करने के ऊपर क्या होता है कि रिफ्यूजल करने पर जो हमने रिफ्यूजल किया है, क्या किया है, मैंने रिफ्यूजल किया है कि भाई ये सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती, तो सिटीजन के तहत धारा 18 के तहत राइट है कि वह अपील कर सकता है। फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील हो सकती है। इसके अलावा उसके पास धारा 19 के तहत राइट है कि वह CIC या फिर आपके SIC के अंदर क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है।
क्या शिकायत कर सकता है? ये शिकायत ये कर सकता है कि भाई मुझे सूचना नहीं दी गई, या मुझे झूठी सूचना दी गई है, झूठी और भ्रामक सूचना दी गई है, आधी अधूरी सूचना दी गई है, और या फिर मेरे से जो फ़ीस है वह ज़्यादा ली गई है। ऐसे करके शिकायत करेगा और उसके बाद में सेक्शन 20 के तहत आप पे पेनल्टी भी, यदि आपने ये की है, या SIC के द्वारा आपके ऊपर पेनल्टी भी लागू की जाएगी। अब रिफ्यूजल के जो ग्राउंड होते हैं ना, रिफ्यूजल के कई ग्राउंड होते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भाई ये जो एग्जैम्प्ट हैं, ये जो सूचनाएं हैं जो आप मांग रहे हो ग्राउंड में, एक तो एग्जैम्प्ट हो गया, मतलब सेक्शन 8 के तहत वो 10 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, या फिर सेक्शन 24 के तहत सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग सूचनाएं हैं, तो हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। यदि फिर कोई कॉपीराइट से रिलेटेड इशू है को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, और चूँकि ये सूचनाएं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग है तो हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा यदि हम देखें तो भाई सेक्शन 3 के तहत हम RTI बात की गई है, उसका आवेदन हम सेक्शन 6A सब क्लोज A के तहत करते हैं और उस डिपार्टमेंट के PIO को देते हैं, या तो वो डिस्पोजल करे या रिफ्यूजल करे। डेज में कर देगा, 48 आवर्स में कर देगा। रिफ्यूजल करता है तो उसके पास में ऑप्शन होता है कि भाई वो रिफ्यूजल किन किन ग्राउंड पे कर रहा है। रिफ्यूजल वो ग्राउंड कर रहा है कि भाई ये एग्जैम्प्ट इन्फॉर्मेशन है, तो किन किन ग्राउंड्स के ऊपर कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन क्या है, एग्जैम्प्टेड है। दूसरा ये कह रहा है कि कॉपीराइट से रिलेटेड है, और तीसरा थर्ड पार्टी सूचना है, इसलिए हम आपको ये सूचना नहीं दे सकते। तो अब रिफ्यूजल हो जाएगा तो वो सेक्शन 18 के तहत क्या कर सकता है, या तो अपील करे, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील, या 19 के तहत वो CIC और IC के अंदर शिकायत करे हमारी कि भाई मेरे को सूचना नहीं दी जा रही है, जो सूचना दी जा रही है वो आधी अधूरी है, जो सूचना दी जा रही है वो भ्रामक और झूठी है, सिर्फ फीस ज़्यादा ली जा रही है। इस समय के अंदर वो कुछ करके और अपनी सूचना को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों एक छोटे समय में RTI को समरी के रूप में देखने का प्रयास किया है, और मेरे द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहा है कि RTI एक्ट अच्छे से समझ में आए।